हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान की जो हमारी यूपी टेट की श्रृंखला चल रही है उसमें भाग 5 पढ़ेंगे। यानी इस पाँचवा हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, जो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। आइए हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देनी चाहिए। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, मनोवृत्तियों, पूर्व अनुभवों, विचारों आदि को महत्व दिया जाता है और इसी के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रमों, अधिगम प्रस्तुतियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध सन्निहित है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सन्निहित है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। सांवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। वह उचित अनुचित का ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी। ठीक है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है और इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान अनुभवों पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं उनके प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों को द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ताकि उनके पूर्व निर्मित गलत धारणाओं में परिवर्तन व परिमार्जन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने और दंड का प्रयोग करने में अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि लगातार पुरस्कार या दंड देने से उनका निष्पादन पुरस्कार और दंड पर निर्भर हो जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति से आशंकित रहते हैं। इसलिए स्किनर ने भी आंशिक पुनर्बलन को अधिगम के लिए बेहतर माना है। अगला हमारा प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम है किसी अनुबंधन द्वारा न होकर
बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतकारों में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे और रशियन मनोवैज्ञानिक गोत्स्की प्रमुख हैं। इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण दोनों स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अवधारणात्मक परिवर्तनों का प्रोत्साहन करने के लिए यह एक लाभकारी तरीका है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करने से उनके अवधारणाओं में परिवर्तन एवं परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कई गलत अवधारणाएं विकसित कर लेते हैं, जिससे सुधार के लिए शिक्षक उनके जीवन में संबंधित उदाहरणों और गैर उदाहरणों या अनुभवों को प्रस्तुत करता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बच्चों को सहजनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यदि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, तो उसे बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक माना जाता है, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने ऐसी समस्यात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें उन्हें सक्रिय रूप से समाधान खोजने के अवसर प्राप्त हों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 2 और 3 जो है सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। एक व्याख्या हम देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं: सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, चौथा आपका हो जाएगा रोचक पाठ्य सामग्री आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर सहज कर सकते हैं। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं, तो उस समस्या या विषय की जटिल अवधारणाओं को स्वतः समझने लगते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनेक शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी होता है। इसी तरह जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है, उसी के अनुकूल उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक विकास होता है। इन दोनों के पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण ही वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न होती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया। अब व्याख्या देख लेते हैं। विद्यालय एवं मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण हैं, जबकि परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। व्याख्या देख लेते हैं। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्षों के दौरान 6 से 9 वर्षों की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद में 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विकास सार्वभौमिक है और तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है आपका निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं है, ये गलत है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये सही है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही है, मतलब मॉडिफिएबल होता है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध एवं समन्वय रहता है। विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास की गति दिशा में परिमार्जन संभव होता है। अतः विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। विकास के सिद्धांत के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। विकास कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यदि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। कक्षा में जब शिक्षक लिंग विशेष को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो इसे लैंगिक पक्षपात कहा जाता है। अतः अच्छे शिक्षक को कक्षा में लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।